बैतूल लोकसभा सीट के लिए चुनाव तारीख में बदलाव किया गया है। यहां अब 26 अप्रैल की जगह 7 मई को वोटिंग होगी। नॉमिनेशन की तारीख 19 अप्रैल कर दी गई है, जबकि प्रत्याशी 22 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। बीएसपी प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है। तो बैतूल सीट पर 26 अप्रैल की जगह अब 7 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां बीएसपी प्रत्याशी की हार्ट अटैक से हुई मृत्यु के बाद ये बदलाव किया गया है चुनाव तारीख में। नॉमिनेशन की तारीख भी चेंज हुई है। 19 अप्रैल को नॉमिनेशन की तारीख कर दी गई है, जबकि प्रत्याशी 22 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्ति श्री अशोक भलावी, जिनकी दल संपत तथा बहुजन समाज पार्टी थी, उनका निधन कल 9/4/2024 को होने के कारण हम लोगों ने जो मतदान दिनांक 26/4/24 था उसको स्थगित करने की कार्रवाई निर्वाचन नियमों के अनुरूप की थी। केवल बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन लिए जाएंगे। उसकी अंतिम तारीख रहेगी 19 अप्रैल। 7 मई 2024 मंगलवार को बैतूल लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन की प्रक्रिया में मतदान का कार्य होगा। बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा में ताकत झोंक दी है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छिंदवाड़ा आएंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसी सीट थी जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी छिंदवाड़ा में सेंध लगाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। ऐसे में बीजेपी ने छिंदवाड़ा पर खास फोकस किया हुआ है। तो कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई, क्योंकि 2019 के चुनाव में छिंदवाड़ा सीट पर ही बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। 29 में से 28 सीटें बीजेपी की, लेकिन एक सीट छिंदवाड़ा जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। और अब इसी छिंदवाड़ा पर बीजेपी का फोकस है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छिंदवाड़ा आ रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और अब बात कांग्रेस की तैयारियों की। भोपाल में कांग्रेस ने न्याय पत्र को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। न्याय पत्र को लेकर कांग्रेस ने दावा किया है कि सभी वर्गों की परेशानी को शामिल किया गया है, जबकि दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर फंड के दुरुपयोग के आरोप लगाए। कांग्रेस की न्याय गारंटी पर भी बीजेपी ने निशाना साधा। लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था। उसी न्याय पत्र को लेकर भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने 5 बड़े न्याय की घोषणा की है और सभी वर्गों की परेशानियों को न्याय पत्र में शामिल किया गया है। 5 गारंटी में 5 गारंटियों को 5 न्याय के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें युवा न्याय, जिसमें नारी न्याय, जिसमें किसान न्याय, जिसमें श्रमिक न्याय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी न्याय। इसकी 5 न्याय की 25 गारंटियां। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में शामिल हुए दिग्विजय सिंह ने पिछड़े वर्ग को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग के विकास के फंड को बंद कर दिया। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर फंड के दुरुपयोग के आरोप भी जड़ दिए। उतना बजट का आवंटन होना चाहिए ऐसी कॉर्पोरेट प्लान और ट्राइबल सब प्लान के अंदर, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है उन्होंने एससी कॉर्पोरेट प्लान भी खत्म कर दिया, ट्राइबल सब प्लान भी खत्म कर दिया, जो कि और उसी के कारण है कि ट्राइबल का और शेड्यूल्ड कास्ट का जो केंद्र से पैसा आता है आजकल भारतीय जनता पार्टी के रैलियों में खर्च किया जाता है। उधर कांग्रेस की न्याय गारंटी पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि पिछले 50 साल तक कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया और इसके लिए जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी।
दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए एमपी में लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी ने आईना दिखाया। कांग्रेस पार्टी का पूरा न्याय पत्र ही झूठ पत्र है। कांग्रेस पार्टी ना जमीन पे कहीं है, ना उन्हें कहीं मुद्दों का पता है। 50 सालों का हिसाब क्यों नहीं देते हैं? 50 साल तक देश की जनता के साथ अन्याय करते रहे, धोखा देते रहे, गरीबों के नाम पर राजनीति करते रहे। गरीबों हटाने के नाम पर कांग्रेस के नेता अरबपति खरबपति बन गए। जिस तरह की एडीआर रिपोर्टें आ रही है, कांग्रेस के नेताओं की संपत्ति दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। देश में लोकतंत्र की हत्या करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने गारंटियों का जिक्र किया था, साथ ही जातीय जनगणना का जिक्र किया गया था, लेकिन चुनाव में इसका जरा भी असर नजर नहीं आया। लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से वही दांव चला है। अब इसका कितना असर होगा, ये तो आने वाले वक्त में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वो भोपाल प्रदेश कार्यालय में न्याय पत्र 2024 को लेकर हुई कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाने को लेकर निशाने पर हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन कमलनाथ नहीं थे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सभी मौजूद रहे। छिटकाव बिखराव पूरी कांग्रेस में भरा पड़ा है। और दूसरी बात ये तो तुष्टीकरण का पत्र है, ये तो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति का घोषणा पत्र है। ये तो मुस्लिम लीग के कदमों पर चलने वाला घोषणा पत्र है। और ये जिसको सब जान चुके, हो सकता है किसी के कारण कमलनाथ जी को ये स्वीकार ना हो। इसी कमलनाथ जी का 19 तारीख को मतदान है छिंदवाड़ा में, वहाँ पे चुनाव में व्यस्त है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था। और 19 तारीख के बाद आप देखेंगे पूरे प्रदेश में जहाँ भी चुनाव होंगे कमलनाथ जी सक्रियता से काम करेंगे। तो सवाल खड़े करने के अलग थलग पड़ गए हैं कमलनाथ जी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कहने से क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी कितना ही कुछ कर ले, मंसूबे पूरे नहीं होंगे। छिंदवाड़ा हालत में कमलनाथ चुनाव जीतेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक पारुल साहू ने हाथ का साथ छोड़ दिया है और अब पारुल बीजेपी ज्वाइन करेंगी। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। हालांकि पारुल साहू पहले भी बीजेपी में रह चुकी हैं, बीजेपी से ही वो विधायक बनी थी। बाद में बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन अब एक बार फिर घर वापसी की बात निकलकर सामने आ रही है कि पारुल साहू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। वहीं बलौदाबाजार में भी कांग्रेस को लगा है झटका। कांग्रेस कमेटी के सचिव सतीश शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सतीश शर्मा को बीजेपी ज्वाइन कराई। विजय शर्मा बिलाईगढ़ विधानसभा से चुनाव प्रभारी थे। मध्य प्रदेश सरकार की शराब नीति को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने शराब नीति के जरिए माफियाओं को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि एमपी शराब नीति नियमों के मुताबिक है। दरअसल सरकार को नए ठेकों से 14,000 करोड़ की कमाई होने वाली है और इसे लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग करने वाली उमा भारती की मांग पर शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अहाते बंद कर दिए थे। तब माना यह गया था कि शराब से होने वाली कमाई पर इसका असर होगा, लेकिन नई सरकार की नई शराब नीति से ऐसा नहीं लगता। शराब के ठेकों से सरकार माला माल हो चुकी है। सरकार को नए ठेकों से 14,000 की कमाई होने वाली है और ये कमाई पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा होगी। एमपी में शराब की 3,600 कंपोजिट दुकानें, 931 समूह बनाकर दिए गए ठेके, सरकार को 13,914 करोड़ का मिला राजस्व। पिछले साल 12,353 करोड़ मिला था राजस्व। 2024-25 में 1,561 करोड़ का फायदा। उधर नई शराब नीति को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने एमपी में शराब माफिया के हावी होने के साथ ही उनको फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगाए हैं। मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी है
शराब नीति है, वो शराब नीति क्या है? ये तो जो है केजरीवाल की नीति से भी आगे। यहाँ पर कार्टेल बनाकर आधे जिलों की जो है दुकानें नीलाम नहीं होती, फिर वहाँ 25-30% डिस्काउंट देकर जो है वो उन्हीं कार्टेल वाले लोगों को दुकानें दे दी जाती हैं। ये पिछली नीति में भी हुआ और इस नीति में भी हो रहा है। तो ये किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है? रेवेन्यू को जो है घाटा करवा के कम रेवेन्यू, लक्ष्य से कम रेवेन्यू प्राप्त करके अगर मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है माफिया को। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि ज्यादा टैक्स का मतलब ज्यादा विकास होता है। बीजेपी का कहना है कि सरकार आबकारी नीति का पालन कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के इस सरकार के दौरान उमंग सिंगार कहते थे कि शराब माफिया और रेत माफिया कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए सरकार द्वारा जिस तरह से आबकारी नीति का पालन करवाया जा रहा है, प्रदेश को विकास कार्यों के लिए, गरीबों के हितों के लिए राजस्व मिल रहा है, तो कांग्रेस के नेता परेशान हो रहे हैं। उनकी अवैध शराब की दुकानें बंद हो रही हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है, यहाँ सभी काम केवल और केवल नियम कायदों के साथ। शराब नीति को लेकर सियासत होती रही है। शराबबंदी की भी बीच बीच में चर्चा होती रही है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि शराब से सरकार को राजस्व मिलता है और विकास कार्यों के लिए ये जरूरी है। और ये एक बड़ी वजह है कि एमपी में कोई भी दल खुलकर शराबबंदी की वकालत करता नहीं दिखता। शैलेंद्र सिंह चौहान, न्यूज़ 18, भोपाल, मध्य प्रदेश। अब आपको बताते हैं कि जिले में सबसे महंगा ठेका दिया गया है। पहले नंबर पर है छिंदवाड़ा जिला, यहां 20.81% महंगा दिया गया है। दूसरे नंबर पर है उज्जैन, उज्जैन में ठेका 20.73% महंगा रहा। तीसरे नंबर पर बड़वानी जिला, बड़वानी में ठेका 19.66% महंगा रहा है। तो ये तब पूरा डेटा निकल कर आया है सामने। बढ़ते हैं आगे। अपने बयानों से विवादों में आए चरणदास महंत से पेंड्रा में जब प्रधानमंत्री पर सवाल पूछा गया तो वो हाथ जोड़ते नजर आए। चरणदास महंत ने कहा कि वो पीएम के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, ये आप सबके सामने कह रहा हूँ। और ये नरेंद्र मोदी जी उनके भक्तों को, उनके परिवार वाले मंत्री, मुख्यमंत्री को बता दीजिएगा। धन्यवाद। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, ये आप सबके सामने कह रहा हूँ। और ये नरेंद्र मोदी जी उनके भक्तों को, उनके परिवार वाले मंत्री, मुख्यमंत्री को बता दीजिएगा। धन्यवाद। बीजेपी ने पीएम मोदी के खिलाफ कवासी लखमा के बयान की चुनाव आयोग से शिकायत की है। लखमा ने चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में गोंडी बोली में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसी बयान को लेकर बीजेपी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक मोतीलाल साहू, बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी समेत अन्य नेता निर्वाचन कार्यालय से शिकायत करने पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए बस्तर लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा ने विवादित बयान दिया है। ये भड़काऊ है, आचार संहिता का उल्लंघन है। उनके खिलाफ बार बार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। महाराष्ट्र के रामटेक में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि विपक्ष के नेता झूठ फैला रहे हैं कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन अगर मजबूत हुआ तो देश को खंड खंड कर देगा। ऐसे में आपका एक एक वोट उनको सजा देगा। इसका मतलब इनकी बैंकरप्सी इतनी है कि इनके पास कोई नया आइडिया भी नहीं है। इमरजेंसी के दौरान क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अगर इन लोगों के परिवार का सरकार का एक प्रकार से कब्जा था, चारों तरफ वही नजर आ रहे थे, क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता था? एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया,
इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। ये इंडी गठबंधन वाले पूरी ताकत से देश के लोगों को बांटने में जुटे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। करीब 750 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच होगी। एजुकेटिंग अथॉरिटी का ग्रीन सिग्नल मिला है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, क्या है पूरी खबर, जरा बताएं विस्तार से। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो नेशनल हेराल्ड और एजीएल वाला जो मामला था, इस मामले में जो पिछले साल अक्टूबर महीने में जो एक तकरीबन 750 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जो अटैच किया गया था, उस मामले में अब एजुकेटिंग अथॉरिटी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यानी कि इसको हम आसान शब्दों में इस तरह से बता सकते हैं कि एजुकेटिंग अथॉरिटी ने इस अटैचमेंट को सही माना है और कहा है कि जो ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो एकदम सही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इस मामले पर कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इसी केस में कांग्रेस की जो प्रमुख हैं सोनिया गांधी, उनसे पूछताछ की गई थी, राहुल गांधी से पूछताछ की गई है साल 2022 में। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं उनके पति से पूछताछ हो चुकी है। कई लोगों से इस मामले में पूछताछ हुई थी और इसके साथ साथ इस मामले में मल्लिका और पवन बंसल से भी साल 2022 में अप्रैल महीने में पूछताछ की गई थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अपने आप में बड़ा ये मामला है और इस मामले में जिस तरह से एजुकेटिंग अथॉरिटी से जिस तरह से एक ग्रीन सिग्नल मिला है ईडी के उस कार्रवाई को, तो कहीं न कहीं अब आगे की अगर बात करें तो इसे आम शब्दों में कहा जा सकता है कि जो अटैचमेंट जो पहले प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ था और अब वो मामला अब अस्थायी तौर पर प्रोविजनल का होगा। यानी कि जो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो बहादुर शाह जफा मर्ग स्थित जो नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग है, अब उस पर ईडी का कब्जा होगा, वो अटैच की जाएंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शंकर इस पूरी जानकारी के लिए।